मोदी ने अपनी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री अपने फैसलों के बारे में पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है। जानी मानी पत्रकार मधु किश्वर ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर रिसर्च की है। इस दौरान वे मोदी से कई बार मिली। मोदी ने मधु किश्वर से जो कुछ कैमरे पर कहा, इंडिया न्यूज आपको वही दिखाने जा रहा है। इस दौरान वे मोदी से कई बार मिली। मोदी ने मधु किश्वर से जो कुछ कैमरे पर कहा, इंडिया न्यूज आपको वही दिखाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया न्यूज पर मोदी एक खोज में आज आप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक के सबसे बड़े सवाल पर सुनने जा रहे हैं। गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगे और मोदी सरकार की भूमिका पर बार बार शक और सवाल खड़ा किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के साथ बातचीत में इस बारे में अपना पक्ष विस्तार से रखा। मधु ने यह बातचीत जून 2013 से लेकर जनवरी 2014 के बीच रिकॉर्ड की। अट्ठाईस फरवरी से 3 मार्च 2002 तक गुजरात में ऐसी आग लगी जिसका धुआं आज भी राजनीतिक गलियारों में उठता ही रहता है। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी को दंगाइयों ने घेर लिया। ज्यादातर घरों में आग लगा दी गई। करीब 69 लोगों की मौत हुई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। जो मैंने सुना, जहां भी आपके नजर में चाहे नजमा अब्दुल्ला ने फोन किया या किसी ने फोन किया, जहां आपको तुरंत आपने किया। अब ये जो एहसान जाफरी का, क्योंकि शहर के बीचों बीच था ये इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि उसमें भी जो SIT रिपोर्ट बताती है कई घंटे की। ये घटना का महत्व इसलिए बढ़ा है कि एहसान जाफरी थे। एहसान जाफरी वरना घटनाएं तो हर कोने में हो रही थी, हर कोने में हो रही थी और आउटनंबर्ड लोग बाहर थे। पुलिस की तो कोई ताकत ही नहीं थी। लेकिन इसका पूरा डिटेल ऐसा इन्हें इन्वेस्टिगेशन किया है। किसने? SIT ने। हाँ, मैंने किया। हर चीज का डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। आप देखिए जितने भी केसेस हुए, मान लीजिए बेस्ट बेकरी का केस, क्या बेस्ट बेकरी का केस जो सबसे विवाद हुआ, ये केस गुजरात में था। इन्वेस्टिगेशन गुजरात पुलिस ने किया, चार्जशीट गुजरात पुलिस ने लाई, एविडेंस गुजरात पुलिस लाई, विटनेस गुजरात पुलिस लाई। कोर्ट के अंदर वो बरी हो गए। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में भी वो बरी हो गए। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर किया, लेकिन गुजरात पुलिस का ही इन्वेस्टिगेशन चालू रखा। चार्जशीट भी गुजरात पुलिस की कंटिन्यू रही, विटनेस भी गुजरात पुलिस के, एविडेंस भी गुजरात। सिर्फ कोर्ट बदला। बिल्किस बानो का केस भी गुजरात से ट्रांसफर होकर के मुंबई ले जाया गया। गुजरात पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया था, गुजरात पुलिस की ही चार्जशीट, गुजरात पुलिस के एविडेंस, गुजरात पुलिस के विटनेस, बाद में वो केस CBI को दे गया और वो केस गुजरात के बाहर ले जाया गया। उसमें जिन लोगों को गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किया था उनको सजा हुई। बाद में CBI ने जिनको अरेस्ट किया था उन सबको मुंबई के कोर्ट ने छोड़ दिया। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को सजा हुई, एक पुलिस वाले को, वो भी 6 महीने की। क्यों हुई? तो जब केस ट्रांसफर हुआ तो ये कागज देने का काम उस पुलिस के जिम्मे था, लेकिन ट्रांसलेशन कराने में डिले के कारण, ट्रांसलेशन कराने के डिले के कारण वो कागज CBI को देर से दिए। वो देर करने का जो गलती था उसको सजा हुआ था, घटना का नहीं, इन्वेस्टिगेशन का नहीं, उस कांड में नहीं। मतलब गुजरात पुलिस वाज राइट। तो मेरी सरकार का तो जिम्मा वो बनता है ना। CBI भी किसी को सजा नहीं दिलवा पाई है। कोर्ट बदलने के बाद भी किसी नए आदमी को सजा नहीं दिलवा पाई।
इसका मतलब ये प्रूव हो रहा है कि गुजरात पुलिस ने सही दिशा में अपने इन्वेस्टिगेशन किए है। एसआईटी आई, एसआईटी ने क्या किया? वही बात। ऊपर से जो झूठ बातें थी, ऊपर से खुल करके वो बाहर आई कि भाई इतना सारा झूठ चल रहा है। और जब एसआईटी ने इन झूठ को ओपन किया तो फिर एसआईटी उनके लिए बुरी हो गई और चार्ज कर रहे हैं कि दोबारा से शुरू करो। तब तक एसआईटी बहुत अच्छी थी उनको। मोदी के मुताबिक गुजरात का दंगा कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी। दोनों तरफ से झगड़े हो रहे थे, दोनों तरफ से हो रहे थे। रिटेलिएटरी वायलेंस दोनों तरफ से हो रहे थे जी। हाँ। पुलिस के जवान भी मारे गए हैं जी, बहुत बड़ी संख्या में। बड़ी संख्या में सरकार के मुलाजिम मारे गए हैं इसमें। ये मुझे नहीं मिले। हाँ, सरकार के मुलाजिम भी मारे गए हैं जी, ड्यूटी के कारण। एक पुलिस वाले को तो मोटरसाइकिल, वो पीएसआई कक्षा का, वो मोटरसाइकिल के लिए उठा के ले गए, उसके टुकड़े कर दिए थे। दंगे शुरू होने के शुरुआती एक हफ्ते में करीब 611 लोगों की मौत हो गई थी। 199 की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। इस दौरान करीब 5450 राउंड फायरिंग हुई थी। आप 84 के, मैं ये नहीं कहता हूँ एक दंगा ऐसा तो दूसरा दंगा अच्छा, ये तर्क मेरा हो ही नहीं सकता और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन 98% गुजरात शांत था। 98% गुजरात शांत था। पुलिस थाने वगैरह आपके हिसाब लगाओ तो। दूसरी बात है कि 84 के राइट्स और ये राइट की कंपैरिजन करने जैसी है। उस समय 72 आवर तक कुछ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में सड़कों में एक लाठीचार्ज नहीं हुआ है, एक बम गोला नहीं फेंका गया है, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर उसी दिन प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हुआ है। नॉट ओनली दैट, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी हुआ। थाउजेंड्स मैंने उसी दिन कहा हुआ है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। ये मेरा स्टैंड पहले दिन से है। दूसरा मेरा मत है कि कानून हम हाथ में लेकर के कभी भी न्याय पा नहीं सकते हैं। हमने सरकारी व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए और हर एक को न्याय मिलेगा। ये दूसरी बात मैं लगातार बोलता रहूं। घटना के संबंध में मैंने हमेशा कहा है, किसी भी सभ्य समाज में ये घटनाएं शोभा नहीं देती हैं और ये घटना करने के बाद हम अपने आप को सभ्य नहीं कह सकते हैं। मोदी ने पहली बार एक बड़ा खुलासा किया है। मुझे एक दिन अस्मा जहांगीर मिली, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वाली, तो मेरे यहाँ आई थी, बैठी थी घंटा 2 घंटा। उसने जब ये मेरा सारा सुना कि मैं कब एमएलए बना, कब सीएम बना, कब ये बना, तो हैरान थे। वो मुझे कह रही, मोदी जी आपके साथ फिर इतना झूठ क्यों हो रहा है? अभी आप तो बिल्कुल नए नए आए थे, कैसे आपके सर पे थोपा जाता है? तो ये जो भी सुनता था उनको आश्चर्य होता था कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर हमारी कोशिश थी कि भाई जितना जल्द सब शांत हो। तो फर्स्ट 72 आवर में आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, फर्स्ट 72 आवर में इट वाज कंट्रोल। बाद में क्या होता था, उसी चीजों को वो उछालते रहते थे। मोदी के मुताबिक उस वक्त देश दुनिया का माहौल ऐसा था कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ वो कहीं भी हो सकता था। तो ये जो डिमोनाइजेशन आरएसएस का पिछले 6 दशकों से चला, उसका भी आपके ऊपर? देखिए 2 चीजें हैं। उधर की तरफ आप देखिए, पाकिस्तान के साथ घटना है, पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा था, पार्लियामेंट पर हमला हो चुका था, 9/11 हो चुका था, तो एक प्रकार का माहौल तो बिगड़ा हुआ था देश में। देश का विवाह का घटना गुजरात में घटी, कहीं पर भी घट सकते थे। पिछले 13 साल में ये पहली बार है कि समूचा देश मोदी को दंगों पर इस तरह खुलकर बात रखते हुए सुन रहा है।
अभी तक आपने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में गुजरात पुलिस की भूमिका और एसआईटी की जांच के बारे में सुना। अब बारी है उस बेहद अहम बयान की जो पहली बार देश के सामने आ रहा है। ये बयान क्या है, सुनिएगा जरूर एक ब्रेक के बाद। गुजरात दंगों के वक्त दिल्ली में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। गुजरात दंगों के चलते संसद में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी थी और एनडीए के कुछ दलों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मोदी ने बताया है कि ऐसे में उन्होंने बीजेपी कार्यकारिणी के सामने इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर कोई सहमत नहीं हुआ। साल 2002 गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी, गुजरात दंगों के बाद सहमत नहीं हुआ। साल 2002 गोवा में बीजेपी कार्यकारिणी, गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमले हो रहे थे। बीजेपी के अंदर से भी मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी थीं। दिल्ली में अटल जी की सरकार की भी आलोचनाएं हो रही थीं। रामविलास पासवान ने दंगों के बाद मंत्री पद छोड़ दिया और एनडीए से बाहर हो गए। यही नहीं, एनडीए के बड़े घटक चंद्रबाबू नायडू भी लगातार एनडीए छोड़ने की धमकियां दे रहे थे। मोदी के मुताबिक उन्होंने तय कर लिया था कि वो 2002 में गोवा में होने जा रही बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा दे देंगे। आपने रिजाइन करने की बात कही थी ना गोवा में? वो मैंने गोवा में कही थी, क्योंकि हमारे ही लोग कुछ टीवी पे जाकर के स्टेटमेंट देने लगे, मैं होता तो ऐसा कहते थे, हम इस्तीफा दे देते, हम छोड़ देते वगैरह। हमारे यहाँ से कुछ हमारे यहाँ भी लोग जो थे वो भी कुछ न कुछ पार्टी में इस मत के थे कि अब गुजरात के कारण हमको पॉलिटिकली देश में ये हो रहा है वगैरह। तो बहुत स्वाभाविक था कि भाई दिल्ली को लगे कि यार गुजरात चलता रहा, पार्लियामेंट में गुजरात के सिवा कुछ चल नहीं रहा, तो प्रेशर बहुत स्वाभाविक था। तो फिर मुझे लगा कि भाई ये अच्छा, वो चंद्रबाबू ने भी बयान दिया था कि हम छोड़ देंगे वगैरह वगैरह, रामविलास पासवान छोड़ के चले गए थे, ये सारे इश्यूज तो थे। तो मैंने सामने से कहा, मैंने कहा भाई ये मैं मानता हूं कि मुझको इस्तीफा देने का अनुमति मिल जाए। मोदी ने जैसे ही इस्तीफे की पेशकश की, बैठक में हलचल तेज हो गई। मैंने वर्किंग कमेटी में खड़े होकर के कहा, एकदम पूरी वर्किंग कमेटी खड़ी हो गई, पूरी वर्किंग कमेटी, कोई बाकी नहीं, इंक्लूडिंग केशव पटेल, सब खड़े हो गए। नहीं, ये मत करिए, गुजरात में हालत और बिगड़ जाएंगे, कोई संभाल नहीं पाएगा, गुजरात का बहुत नुकसान होगा। ये मोदी जी संभाल सकते हैं और मोदी जी ने अच्छे ढंग से संभाला है। ये मीडिया के तूफान और कुछ लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हम फंसना नहीं चाहिए। सब पट बोलने लगे सारे। फिर शांत किया सबको। फिर हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जना कृष्णमूर्ति जी से, ठीक है मोदी जी ने प्रस्ताव रखा है, तो लंच के बाद जब बैठेंगे तो तुरंत हमारे प्रमोद महाजन खड़े हो गए। प्रमोद ने कहा, नहीं साहब, नो, लंच के बाद की बात मत करो, जो करना है अब भी करो, क्योंकि लंच टाइम के अंदर टीवी पे सब चल पड़ेगा और अगर एक हवा बन गई कि मोदी जी गए तो गुजरात में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मेहरबानी करके अब भी निर्णय करो। तो फिर उन्होंने ऊपर अटल जी, अडवाणी जी, राजनाथ, हमारे जना कृष्णमूर्ति, वो 5 मिनट एक दूसरे से बात करते रहे। वो तो हमें सुनाई नहीं देता था, हम पीछे बैठे थे। फिर तुरंत जना कृष्णमूर्ति ने माइक हाथ में लिया और कहा कि देखिए भाई, मोदी जी ने कहा है, अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी ने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है और मोदी जी पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है और पार्टी पूरी उनके साथ है। अटल जी समझ सबने तालियां बजाई, तो वो विषय भी वही आई गई हुई पूरा हो गया। आखिरकार गोवा में मोदी को इस्तीफा नहीं देना पड़ा। मोदी के मुताबिक गोवा कार्यकारिणी में मिले अभयदान के बाद एक बार फिर से उन्होंने इस्तीफा देने का मन बनाया था। साल 2002 में ही मोदी ने अटल जी से अपने दिल की बात कही थी।
उसके बाद मुझे लगा खुद को, यहाँ आने के बाद शायद 1 महीना हुआ होगा, जब मैं सोचता रहता था। फिर मैंने अटल जी का कांटेक्ट किया। मैंने कहा अटल जी यही विवाद चल रहा है, तो मैं मानता हूँ ये मेरी सरकार है तब तक ये चुप नहीं रहेंगे और बेकार में हो हल्ला करते रहेंगे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं असेंबली को बर्खास्त कर देता हूँ और मैं चुनाव में चला जाता हूँ। जनता तय करे, क्योंकि न मुझे इस्तीफा देने दिया जाता है, न ये किस साल की? उसी समय 1 मई को, फर्स्ट या मई 2002 मई महीने में गोवा से मैं वापस आया। 15-20 दिन के बाद भी मुझे लग रहा था भाई ये शांत होगा, लेकिन एनडीए के पार्टनर भी कुछ न कुछ बोलते रहते थे उस समय, चंद्रबाबू वगैरह जो तो मुझे लगता था कि क्या रोज का मुझे यहाँ काम करना है। तो मैंने कहा भाई मुझे ये अनुमति दे दो कि मैं इसको डिसॉल्व कर दूं। तो अटल जी कहा भाई मुझे सबसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारी बात रखूंगा। फिर 2 दिन के बाद अटल जी का फोन आया कि मेरी बात हुई है, अगर तुमको लगता है तो डिसॉल्व कर सकते हो। अच्छा, डिसॉल्व कर दीजिए। हाँ, डिसॉल्व कर सकते। मैं तुरंत कैबिनेट बुलाई, कैबिनेट बुला करके डिसॉल्व करने का रिजोल्यूशन कर दिया। तो हमें तुरंत चुनाव मिलना चाहिए था। तो कांग्रेस ने होरना शुरू किया कि मोदी ये गोधरा के मुद्दे पर चुनाव जीतना चाहता है, इसलिए डिसॉल्व किया है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हमको चुनाव नहीं दिया। मोदी चाहते थे कि गुजरात विधानसभा भंग कर फौरन चुनाव कराए जाएं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये होने नहीं दिया। विरोधी दलों ने मोदी पर दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जगह राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन मोदी के मुताबिक उन्होंने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच किए जाने की गुहार लगाई थी। तो इतने साल क्यों लगे? एक रिपोर्ट आई, दूसरी दुनिया है। काफी लोगों ने अप्लाई किया है जी, वो सबको सुनते हैं जी। अच्छा, हजारों लोगों ने अप्लाई किया है और हमने भी एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को कहा है कि आपको जो कहना है कहो। और ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति हुई जज की, आपने नहीं अपना मर्जी का? वो राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको जज दीजिए, और उन्होंने हमको जज दिए, उनको हमने काम दिया। मैं इन बात सारे विषयों में मुझे कोई ज्यादा इन चीजों का ज्ञान नहीं था, लेकिन ईश्वर मुझे ये रास्ता बताता था। हमारा आदमी क्यों होना चाहिए, हमें क्यों पसंद करना चाहिए। रखो ये एसआईटी भी मेरी कंसर्न से हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वरना मैं सुप्रीम कोर्ट से लड़ सकता था। एसआईटी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई इसका क्या है, आपको क्या लगता है। या तो हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव राइट, किसी को इसमें कभी नहीं हुआ किसी और दंगे में। हमने कहा भाई आप जो कहे वो हम रेडी फॉर एवरीथिंग। उसमें से एसआईटी का निर्माण हुआ, मेरी सरकार की सहमति से हुआ है। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि उसमें वो हमें कुछ अफसर गुजरात के, कुछ अफसर सुप्रीम कोर्ट के, बाद में जाकर के अपने आप आलम साहब ने गुजरात के सबको हटा दिया, अकेले उनके रखे, तो भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। हाँ, तो भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। ठीक है, मुझे क्या, मुझे सच आता है तो बुरा क्या है इसमें। हाँ, हमें तो किसी को बचाना नहीं है। तारीख 26 मार्च 2008, मौका एसआईटी का गठन। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन को एसआईटी की कमान सौंपी गई। मैं अभी तक उनके चेहरे नहीं देखे जी। ये बताया मुझे, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा है जी। मैं ये इसका तो 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो शायद मुझे इन चीजों की समझ नहीं है कि भाई ये चीजें मैनेज करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, या तो उसकी मुझे समझ नहीं है। दूसरा है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गुजरात के काम में पागल की तरह लगा हुआ हूं, तो मैं ऐसी चीजों में उलझता नहीं, मैं अपना एक फोकस काम करता रहता हूं। तो ये जो कुछ भी हो उसमें थोड़ा नुकसान मैंने ही, मेरा नुकसान ज्यादा किया, ऐसा कभी कभी मुझे खुद को लगता है।
कि अच्छा होता मैं ये जो गुजरात का विकास का धंधा छोड़ करके कुछ लोगों को संभालने में लगता, कुछ लोगों को मिलने में लगता, कुछ ऐसी टीम बना देता और ये सारे काम करवाता, तो शायद स्थिति दूसरी भी हो सकती थी। लेकिन अब मुझे वो आता भी नहीं है और मुझे सूझता भी नहीं है। मेरी अपना ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये। फरवरी 2012 में एसआईटी ने स्थानीय अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। सचमुच में इसका कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा, सचमुच में विदाउट बायस, दूसरे तरीके से, कि भाई ऐसी स्थितियों को हैंडल करने के लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सेस और शांति लाने के लिए, तो आपको ध्यान में आएगा, यस, गुजरात डिड इट। गुजरात डिड इट। आई एग्री। ये एक सच्चे अर्थ में हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में एक ऐसी स्थितियों को में से बचने के लिए कौन से रास्ते हो सकते हैं, ये एक मॉडल के रूप में काम कभी आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि पूरी घटना को लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, अभी भी नहीं देखा, 12 साल के बाद भी नहीं देखा जा रहा है, जस्टिस के रूप में नहीं देखा जाता है, सोशल हार्मनी के एंगल से नहीं देखा जा रहा है, जस्ट पॉलिटिकल में भी आप एक व्यक्ति को कहीं तो भी उसको फंसा, और उसके कारण क्या हुआ, कुछ कमियां भी रह गई होगी, दूसरी तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। मानो को कमियां रह गई तो अच्छा होता कि चलो भाई तो कहीं और गलती ना होती, और हम लोग कोशिश तो यही होनी चाहिए कि भाई काम करते करते कुछ त्रुटियां रह गई हो तो आगे से कभी गलती ना हो, ये देखो। और हमने जो हमारा कमीशन बिठाया, मेरा उसको आग्रह है कि भाई नानावती कमीशन आपने बिठाया कि भाई कमियां जो भी हो, ताकि आगे से सरकारों को ये काम आए, गाइडेंस के रूप में काम आए। मेरा काम यह है कि सच्चे जो गुनहगार है उनको सजा होनी चाहिए। सरकार का काम यह है। अगर मैं भी उसका पॉलिटिक्स करने जाऊंगा तो मैं लंबे अरसे तक मेरे राज्य का बहुत नुकसान करूंगा, और ये काम मुझे नहीं करना है। सरकार तो हमारी थी और हमने किसी को किसी पार्टी का इसलिए अरेस्ट नहीं किया। जो चीजें सामने आई उसके आधार पर हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनकी ज्यादा हुए अरेस्ट 40,000। 40,000। तो जो षड्यंत्र था, कांट बी लोकल षड्यंत्र, राइट? क्योंकि अब इसको एक नानावटी कमीशन ने उसका रिपोर्ट दिया है गोधरा के संबंध में। एक रिपोर्ट तो 1 पार्ट दे दिया उन्होंने, दूसरा एसआईटी का रिपोर्ट आया है, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है। अब मैं मानता हूं मेरे वर्जन का कोई महत्व नहीं है, इसी इन्वेस्टिगेशन पर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। बट आपका अपना जो असेसमेंट है इज नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। देखिए, मैं बताता हूं, मुझे मेरे अपने असेसमेंट में लगना नहीं चाहिए। प्रोफेशनली ये चीजें होनी चाहिए, डिपार्टमेंट ने काम करना चाहिए, चाहे मेरी पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हो, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ये उन्होंने करना चाहिए। मोदी का ये रोल नहीं है और नहीं मोदी ने उलझना चाहिए। दिसंबर 2013 में दंगों में क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। तो मोदी एक खोज में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार और बतौर मुख्यमंत्री अपने फैसलों के बारे में पहली बार विस्तार से अपनी बात रखी है। जानी मानी पत्रकार मधुकिश्वर ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर रिसर्च की है। इस दौरान वे मोदी से कई बार मिली। मोदी ने मधुकिश्वर से जो कुछ कैमरे पर कहा, इंडिया न्यूज ने आपको